हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को स्टार्ट करेंगे और समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे आपको ये इमेज देखने को मिलेगी। दिस इमेज वॉज मेड बाय अ फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सूरियो विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। चलिए इस इमेज का क्या रेलेवेंस है उसको समझते हैं। In 1848, a French artist, Frédéric Souriau, prepared a series of four prints visualizing his dream of world made up of democratic and social republic। 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिनका नाम फ्रेडरिक सूरियो था, जिन्होंने ये इमेज बनाई जिसके अंदर वो अपने आइडिया को दर्शा रहे हैं कि एक ऐसा वर्ल्ड उनको चाहिए जिसके अंदर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करे। इन द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज shows people of Europe and America, men and women of all age and social classes marching in long terrain and offering their homage to Statue of Liberty। तो पहली इमेज के अंदर ये देखा गया है कि यूरोप और अमेरिका के लोग लंबी लंबी कतारों के अंदर चल रहे हैं। सबके हाथ में अलग अलग फ्लैग है, अलग अलग इन्होंने अपनी नेशनल कॉस्ट्यूम पहनी हुई है और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आके रुक रहे हैं। लिबर्टी इज इमेजिन्ड एज अ फीमेल फिगर कैरिंग टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट इन वन हैंड, एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, एंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन अनदर हैंड। लिबर्टी को एक फीमेल फिगर एज्यूम किया गया है जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड, जमीन पे अर्थ पे, लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ अब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। तो ज़मीन पे फोरग्राउंड पे क्या दिख रहा है ये भी समझते हैं। ज़मीन पे आपको दिख रहा है टूटे हुए मुकुट, टूटी हुई तलवारें। ये सारी चीज़ें क्या सिंबलाइज कर रही हैं कि इंपीरियलिज्म और राजाओं का जो राज था वो अब अंत पे आ गया है और डेमोक्रेसी की नई शुरुआत हो रही है। हेवन अबव, क्रिस्ट एंड सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फर्टिलिटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो आसमान के अंदर आपको दिख रहे हैं भगवान, जीसस भगवान है और डिफरेंट एंजल्स हैं। ये सारे के सारे भगवान और डिफरेंट एंजल्स ये लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उनकी न्यू बिगिनिंग पे, डेमोक्रेसी की बिगिनिंग पे लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और ये सारी चीज़ फर्टिलिटी को सिंबलाइज करती है। चलिए इस इमेज को एक बार फटाफट देख लेते हैं। आपको इस इमेज के अंदर यूरोप और अमेरिका के लोग लंबी लंबी कतारों के अंदर चलते हुए दिख रहे हैं। सबके हाथ में अलग अलग फ्लैग्स हैं, अलग अलग कॉस्ट्यूम उन्होंने पहने हुए हैं, लंबी लंबी कतारों में स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। लिबर्टी को एक फीमेल फिगर अज्यूम किया जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन। ज़मीन पे अब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के ब्रोकन रिमेन्स, शैटर्ड रिमेन्स दिख रहे हैं जो अब्सोल्यूटिज्म के एंड को सिंबलाइज कर रहे हैं और डेमोक्रेसी की बिगिनिंग को सिंबलाइज कर रहे हैं। आसमान में गॉड और उनके एंजल देखे गए हैं जो यूरोप और अमेरिका के लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उनकी डेमोक्रेसी की न्यू बिगिनिंग के लिए, और ये फर्टिलिटी को सिंबलाइज करता है। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले टॉपिक द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट को समझते हैं। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत के अंदर लोगों के मन के अंदर नेशनलिज्म की भावना बहुत ज़्यादा इमर्ज हो गई थी जिसकी वजह से मेंटल एंड पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑफ यूरोप पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। ड्यूरिंग द 19वीं सेंचुरी नेशनलिज्म एमर्ज विच ब्रॉट चेंजेस इन मेंटल एंड पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। एक नेशन स्टेट की फॉर्मेशन लोग डिमांड कर रहे थे। नेशन स्टेट एक ऐसा एरिया जिसके अंदर लोग कॉमन हिस्ट्री और कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करते हैं। A nation state was one in which majority of its people share a common history and common identity. The concept and practice of a modern state with so centralized power developed all over Europe. लोगों ने अपने देशों को एक पर्सन की तरह अज्यूम किया, लोगों ने अपने देशों को पर्सोनिफाई करना शुरू किया। Nations were being personified, they were being represented as a person, mainly a female figure were used to portray a nation. नेशनलिज्म की फीलिंग को और ज़्यादा फैलाने के लिए लोगों ने अपने देशों को पर्सोनिफाई करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने देश का एक विजुअल बनाया जिसके अंदर वो अपने देश को एक पर्सन से एज्यूम करने लगे। जैसे इंडिया के अंदर हमने भारत माता का बनाया था जिसका डिवोशन सीख करके लोगों को संघर्ष करने की प्रेरणा मिलेगी। फ्रेंड्स, हम अपने अगले टॉपिक सिविल कोड ऑफ 1804 द नेपोलियनिक कोड को समझते हैं। नेपोलियन ने अपने आप को 1804 में फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया था और नेपोलियन को लोगों ने लिबरेटर और मॉडर्नाइजर बोला क्योंकि नेपोलियन ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लाए फ्रांस के सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर। नेपोलियन was seen as a liberator and a modernizer. He made many positive changes in
सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन ने आते ही सबसे पहले जो अरिस्टोक्रेसी को प्रिविलेजेस मिलती थी, यानी क्लर्जी और नोबिलिटी के लोगों को कुछ जन्म से अधिकार मिलते थे, उनको उसने अबॉलिश कर दिया और सब लोगों के लिए समानता यानी कि इक्वालिटी को प्रमोट किया। नेपोलियन ने पीजेंट्स को फ्री किया मैनोरियल ड्यूज से और फ्यूडल सिस्टम ऑफ टैक्सेस एंड ऑब्लिगेशन को भी अबॉलिश कर दिया। नेपोलियन ने राइट टू प्रॉपर्टी को इंश्योर किया और बहुत सारे नए लॉज लेके आया, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट, कॉमन नेशनल करेंसी। नेपोलियन डेसिमल सिस्टम को भी लेके आया और इसके इतने सारे नए लॉज की वजह से इसको मॉडर्नाइजेशन बोला जाता था, जिसकी वजह से ट्रेड के अंदर आसानी आने लगी। चलिए एक बार टेक्स्ट रीड कर लेते हैं। नेपोलियन was seen as a liberator and modernizer. He made many positive changes in social and economic order of France. Napoleon abolished privileges by birth and established equality before law. He abolished feudal system of taxes and obligation and freed peasants from manorial dues. He secured right to property and brought many new laws such as standardization of weight, a common national currency, decimal system that helped in movement of goods and exchange of goods, and a decimal system that helped in movement and exchange of goods and capital from one region to another. चलिए ट्रीटी ऑफ वीना को शॉर्ट में समझते हैं, यानी कि ट्रीटी ऑफ वीना यानी कि वीना की संधि। ग्रेट पावर्स ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया ने नेपोलियन को इकट्ठे हरा दिया था वॉर में 1815 में। वो सारे के सारे लोग वीना पे मिले और उन्होंने एक ट्रीटी को डिज़ाइन किया। जो कांग्रेस थी उसको ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने होस्ट किया। मेन पर्पस क्या था ट्रीटी ऑफ वीना का? नेपोलियन के टाइम पे जो भी चेंजेस आए थे यूरोप के अंदर, उनको अंडू करना और मोनार्की को रिस्टोर करना, ताकि एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर यूरोप के अंदर एस्टेब्लिश हो पाए। देखिए दोस्तों, नेपोलियन को हराने के बाद जो कंजर्वेटिव रिजीम यूरोप के अंदर एस्टेब्लिश हुई वो बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक थी और ये लोग क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करते थे। आप राजा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते थे। They sought to curb the activities that question the legitimacy of autocratic government. किंग के खिलाफ कोई भी बात बोली जाती थी तो उस व्यक्ति को एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती थी। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज। इन लोगों ने सेंसरशिप लॉज का सहारा लिया टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो किंग के खिलाफ कोई भी अगर आवाज़ उठाना चाह रहा है लिटरेचर की फॉर्म में, पोइट्री की फॉर्म में, सॉन्ग्स की फॉर्म में, बुक्स की फॉर्म में, न्यूज़पेपर के अंदर, तो ऐसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने सेंसरशिप लॉज को बनाया। जो सेंसरशिप लॉज इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करेंगे। बेसिकली किंग के खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोल सकते थे। कंजर्वेटिव रजीम जो 1815 में एस्टैब्लिश हुई थी वो बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक थी और वो क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करती थी। चलिए फ्रेंड्स, लिबरलिज्म को समझते हैं। लिबरलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लिबर। लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड लिबर से डिराइव हुआ है, विच मीन्स फ्री। इट इज़ एन आइडियोलॉजी दैट स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ अ पर्सन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये एक ऐसी सोच है जो लोगों को फ्रीडम प्रमोट करती है और उनको न्याय दिलाने की बात करती है। लिबरलिज्म को हमको दो सेंस में पढ़ना है, एक पॉलिटिकल सेंस में, एक इकोनॉमिक सेंस। पॉलिटिकल सेंस में फ्रीडम यानी कि लिबरलिज्म का क्या मतलब है? Politically, liberalism stood for a constitution, a democratic government ruling by a parliamentary system. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम से रूल करे और लोगों को जो अनफेयर एडवांटेजेस मिलते थे यानी कि प्रिविलेजेस मिलती थी अरिस्टोक्रेसी को, जो राजघराने के लोगों को एडवांटेजेस मिलते थे, उनका एंड हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, लिबरलिज्म को इकोनॉमिक सेंस में समझते हैं। इन इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट and abolition of state-imposed restrictions on movement of goods and capital, and creation of a unified economic territory, allowing the unhindered movement of goods, people and capital. तो इकोनॉमिक सेंस में लिबरलिज्म का जो मीनिंग है वो ट्रेड से मिलता जुलता है कि ट्रेड में और मार्केट में लोगों को फ्रीडम चाहिए। जो स्टेट्स अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी उनको भी अबॉलिश कर देना चाहिए और एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनानी चाहिए जिसकी वजह से गुड्स, पीपल और कैपिटल की मूवमेंट एक रीजन से दूसरे रीजन तक आसानी से हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, ज़ोल्वरिन को समझते हैं। ज़ोल्वरिन एक कस्टम यूनियन था जो 1834 में प्रूशिया ने फॉर्म किया था और बाद में इसको बहुत सारी जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया था। बेसिक पर्पस क्या था ज़ोल्वरिन के पीछे कि टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश करना है जिसकी वजह से ट्रेड पहले नहीं हो पाता, अब उनको अबॉलिश कर देंगे तो ट्रेड आसानी से हो पाएगा।
द यूनियन अबोलिश्ड, यूनियन ने टैरिफ बैरियर को अबोलिश कर दिया था और जो करेंसीज थी उसको रिड्यूस कर दिया था 2 तक। पहले 30 से ज़्यादा करेंसीज को यूज़ किया जाता था ट्रेड के लिए, अब वो 2 होके रह गई। ज़ोल्वरीन ने एक रेलवे का नेटवर्क भी बनाया था जिसकी वजह से मोबिलिटी ऑफ गुड्स आसानी से होने लगी। तो चलिए ज़ोल्वरीन को दोबारा से शॉर्ट में समझते हैं। 1834 में ज़ोल्वरीन बना, कस्टम यूनियन था, प्रुशिया ने बनाया, जर्मन स्टेट्स ने इसको ज्वाइन कर लिया। ज़ोल्वरीन बनाने का पर्पस क्या था कि टैरिफ बैरियर को अबॉलिश करना है जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पाती गुड्स की। ज़ोल्वरीन के बाद एक रेलवे सिस्टम भी बना जिसकी वजह से मोबिलिटी फास्ट हुई। जब ज़ोल्वरीन बना तो टैरिफ बैरियर अबॉलिश हो गए थे और नंबर ऑफ करेंसीज 30 से लेके 2 तक आ गई थी। मतलब 30 से ज़्यादा करेंसीज पहले यूज होती थी ट्रेड के लिए, हम खाली 2 ही करेंसीज के अंदर वो लिमिटेड हो गया था। आप सभी को ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए मेरे चैनल स्टडी विद साहिल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।